अस्सलाम वालेकुम। फर्स्ट लेक्चर में जो अभी आपका पार्ट 1 था आज के लेसन का, उसमें मैंने आपको कुछ डेफिनेशंस और कुछ ग्रामेटिकल पॉइंट्स बताए हैं जो कि हमने इस एक्सरसाइज में यूज़ करने हैं। अभी इस वीडियो में हम जो है वो एक्सरसाइज को सॉल्व करेंगे। सो फर्स्ट हम वोकेबलरी से स्टार्ट करते हैं। गिव द मीनिंग ऑफ ईच वर्ड एज यूज्ड इन द लेसन, यानी कि जिसमें आपने यहाँ पे लिटरेरी मीनिंग्स नहीं देने, यानी कि डिक्शनरी मीनिंग्स नहीं देने, बल्कि कॉन्टेक्सचुअल मीनिंग। कॉन्टेक्सचुअल का मीनिंग का मतलब है कि जिस तरह यहाँ पे वर्ड यूज़ हुआ है। लाइक गैदरिंग्स, गैदरिंग्स को उन्होंने किस लिए यूज़ किया कि इज्तिमा के लिए। इज्तिमा किसका? लोगों का। तो यहाँ पे हम कहेंगे गैदरिंग्स ग्रुप ऑफ पीपल। गैदरिंग्स का यहाँ पे क्या मतलब आएगा? ग्रुप ऑफ पीपल। कस्टमरी, यूजुअल, कस्टमरी यानी कि मामूल, यूजुअल। थारोली, कम्प्लीटली। कॉमन प्लेस, ऑर्डिनरी, या इसका भी यूजुअल आ सकता है। पार्टेक, हिस्सा लेना, टेक पार्ट या पार्टिसिपेट। ट्रेड्स, खूबियाँ, करेक्टरिस्टिक्स। री इनविगोरेट यानी कि खुद को ताज़ादम करना। स्ट्रेंथन, STRENGTHEN, स्ट्रेंथन। तो ये इनके कॉन्टेक्सचुअल मीनिंग्स हैं, ये भी आपने अपनी नोटबुक में लिखने हैं। उसके बाद यहाँ पे देखें, उसका वोकेबलरी का ही बी पार्ट है। फॉर्म अ नाउन फ्रॉम द गिवन वर्ड्स एंड यूज द नाउन्स इन सेंटेंसेस। अब आपने ये सेंटेंसेस में तो नाउन्स को नहीं बनाना, लेकिन यूज़ नहीं करना। आप ये कर लीजिएगा कि इनके जो नाउन्स हैं वो लिखने मस्ट हैं और लर्न भी करने हैं। सेलिब्रेशन, सेलिब्रेट इज़ वर्ब, सेलिब्रेशन इज़ अ नाउन। लाइक गैदर, यहाँ पे गैदर जो है वो वर्ब है, तो इसका नाउन जब हम बनाएंगे तो वो होगा गैदरिंग। सिंबॉलिक, इसका जो नाउन है वो होगा सिंबल। सिंबॉलिक यहाँ पे एडजेक्टिव है, तो इसका नाउन जो है वो होगा सिंबल। अगर इसकी वर्ब हम देखें तो वो होता है सिंबलाइज। प्रास्पर यानी कि आराइशी चीज़ें, प्रास्पर खुशहाल होना, तो इसके भी अगर हम नाउन देखेंगे तो वो होगा प्रॉस्पेरिटी। प्रॉस्पेरिटी यानी कि खुशहाली। डेकोरेशन, सजावट, सॉरी यहाँ पे डेकोरेट है, डेकोरेट वर्ब है, तो इसके जो नाउन होगा वो होगा डेकोरेशन। एनकरेज इज वर्ब, तो इसका भी जो नाउन है वो होगा encouragement, ENCOURAGEMENT, encouragement नाउन। इसमें हम देखें गैदर भी वर्ब था, प्रॉस्पर भी, डेकोरेट भी, एनकरेज भी। जस्ट यहाँ पे वन वर्ड जो है वो एडजेक्टिव है, दैट इज सिंबॉलिक, तो उसका जो है वो नाउन है सिंबल। नेक्स्ट यहाँ पे सी है ट्रांसलेट द फॉलोइंग पैराग्राफ्स इनटू उर्दू, जो कि आपको ऑलरेडी मैंने करवा दिया हुआ है। नेक्स्ट है यहाँ पे रीडिंग कम्प्रीहेंशंस में। चाइनीज न्यू ईयर फॉल्स समवेयर ऑन जनवरी 21, February 21, 20th, या बिटवीन जनवरी 21 एंड February 20th। तो ये आपने रीडिंग में देखा है, ये सी वाला ऑप्शन इसका ठीक है। उसके बाद पैराग्राफ 1 गिव्स जनरल डिटेल्स ऑफ फेस्टिवल्स, स्पेसिफिक डिटेल्स ऑफ द चाइनीज न्यू ईयर या जनरल डिटेल्स ऑफ न्यू ईयर सेलिब्रेशंस। तो ये यहाँ पे स्पेसिफिक डिटेल्स ऑफ द चाइनीज न्यू ईयर, कि चाइनीज न्यू ईयर है क्या, ये इसका बी ऑप्शन ओके है। नेक्स्ट MCQs नंबर 3। इट इज़ कस्टमरी फॉर फैमिलीज टू thoroughly क्लीन देयर हाउसेस डैश अगेन बिफोर द फर्स्ट डे ऑफ द न्यू ईयर, यानी कि घरों को साफ़ करना, कब साफ़ करना? बिफोर द फर्स्ट डे ऑफ द न्यू ईयर, नए दिन से पहले। ऑन द फर्स्ट डे ऑफ द न्यू ईयर, नए दिन पे, या फिर ऑन द सेकेंड डे ऑफ द न्यू ईयर, या दूसरे दिन। तो इसका फर्स्ट वन ऑप्शन इज राइट, बिफोर द फर्स्ट डे ऑफ द न्यू ईयर, यानी कि नए दिन से पहले। हैंगिंग अप साइंस एंड पोस्टर्स, यानी कि अलामतें और इश्तहारात लटकाना, ऑन डोर्स एंड विंडोज़, दरवाज़ों और खिड़कियों पर। मीन्स
इसका मतलब है, यानी कि ये जो दरवाज़ों खिड़कियों पर इश्तहारात लटकाते हैं उसका मतलब है लव एंड सिंसेरिटी, मोहब्बत और मुखलिसी, केयर एंड अफेक्शन यानी कि केयर ख्याल और मोहब्बत, लक एंड हैप्पीनेस। तो यहाँ पे इट्स राइट ऑप्शन इज लक एंड हैप्पीनेस। The next one is envelopes are not to be opened until the giver has left the home of the recipient, यानी कि जो देने वाला है वो रेसिपिएंट यानी कि लेने वाले के घर से ना जा चुका हो। तो यू नो दैट हमने रीडिंग में पढ़ा है ट्रांसलेशन करते हुए कि जिनके घर जाते हैं वहाँ पे वो उनको देते हैं, यानी कि ये जो पैकेट्स हैं जो तोहफ़ है वो देते हैं। तो राइट ऑप्शन इज द रेसिपिएंट हैज़ लेफ्ट द होम ऑफ द गिवर, यानी कि जो देने वाला है वो जो लेने वाला है, रेसिपिएंट का मतलब होता है वसूल करना, यानी कि लेने वाला, जो लेने वाला है वो देने वाले के घर से ना जा चुका हो। तो ये एमसीक्यूज है, एमसीक्यूज के बाद क्वेश्चन आंसर्स वो हमने ऑलरेडी कर लिए हैं। नेक्स्ट ये देखिए यहाँ पे वही जो मैंने आपको पहले पॉइंट्स के लिए करवा दिए हैं, कलेक्टिव नाउन है, फिल इन द ब्लैंक्स विद द करेक्ट कलेक्टिव नाउन्स। जो ऊपर उन्होंने कुछ कलेक्टिव नाउन्स दिए हुए हैं, गैंग ग्रुप यानी कि ग्रुप ऑफ जो होता है, रॉबर्ट्स यानी कि डाकुओं का जो ग्रुप होता है, या क्रिमिनल्स उनको गैंग कहते हैं, क्राउड हजूम, ग्रुप ऑफ पीपल, कमेटी यानी कि ग्रुप ऑफ ज्यूरी यानी कि जो फैसला करने वाली, या फिर वैसे किसी इशू के बारे में जो लोग डिस्कस करते हैं उनके ग्रुप को हम कहते हैं कमेटी। क्लास ग्रुप ऑफ स्टूडेंट्स, या इसमें भी मतलब जैसे लाइक मिडिल क्लास है, हाई क्लास है, तो ये भी एक तरह के ग्रुप ऑफ पीपल है। क्रू कहते हैं स्टाफ को, स्टाफ कौन सा, जो हमारा एयरफोर्स का स्टाफ होता है, लाइक उसमें जो हमारे एयरपोर्ट पे स्टाफ है वो भी क्रू है। फिर एयरफोर्स स्पेशली जो एयरफोर्स का स्टाफ है हमारा उसको कहते हैं क्रू। ऑडियंस यानी कि ग्रुप ऑफ पीपल हु आर स्पेक्टेटर्स यानी कि जो तमाशबीन होते हैं उनको ऑडियंस कहते हैं फैमिली। इट इज़ टिपिकल फॉर अ चाइनीज़ डैश टू मेक 8 to 9 डिशेज फॉर द न्यू ईयर्स ईव डिनर। तो इट इज़ टिपिकल फॉर अ चाइनीज़ फैमिली, यहाँ पे फर्स्ट वन ऑप्शन में क्या फिल इन द ब्लैंक में क्या आ गया, फैमिली। द डैश अपलोडेड हॉटली एट द एंड ऑफ द कंसर्ट। द डैश अपलोडेड का मतलब होता है तालियां बजाना, हार्टली दिल से या गर्मजोशी से। तो यहाँ पे एट द एंड ऑफ द कंसर्ट यानी कि कंसर्ट जो है म्यूज़िकल प्रोग्राम होता है, तो म्यूज़िकल प्रोग्राम को देखने वाले जो होते हैं वहाँ पे उसको कहते हैं ऑडियंस या फिर स्पेक्टेटर्स। तो यहाँ पे सेकंड वन में आएगा द ऑडियंस अपलोडेड। द थर्ड है द डैश हैज़ जस्ट हैड अ फिजिक्स लेसन। तो लेसन किनका होगा, क्लास का। द डैश ऑफ रोबोट्स आई हैव ऑलरेडी टोल्ड यू कि जो ग्रुप ऑफ रोबोट्स होता है उसको हम कहते हैं गैंग या ग्रुप ऑफ क्रिमिनल्स। तो यहाँ पे आएगा द गैंग ऑफ रोबोट्स वॉज अरेस्टेड बाय द पुलिस। उसके बाद excuse me, the committee took many important decisions at its monthly meeting। यानी कि कमेटी ने उनकी जो महाना मीटिंग होती है उसमें मुख्तलिफ बहुत से अहम फैसले किए। द क्रू ऑफ पाकिस्तान एयरफोर्स एज आई हैव ऑलरेडी टोल्ड यू, क्रू कहते हैं स्टाफ ऑफ पाकिस्तान एयरफोर्स। PAF का जो स्टाफ है दैट इज़ कॉल्ड क्रू। लुक्ड स्मार्ट इन देयर यूनिफॉर्म। अब आपने देखना है कि यहाँ पे सिंगुलर कौन कौन से हैं और प्लूरल कौन कौन से हैं कलेक्टिव नाउन, यानी कि किन किन के साथ सिंगुलर हेल्पिंग वर्ब यूज़ होती है, किन किन के साथ प्लूरल यूज़ होती है। यहाँ पे द ऑडियंस अपलोडेड हॉटली, ये तो पास्ट इंडेफिनिट में यूज़ हुआ है, यहाँ पे तो कोई जो है ना हेल्पिंग वर्ब यूज़ नहीं हो, लेकिन फिर भी जो ऑडियंस है वो एज ए सिंगुलर वर्ब यानी कि उसके साथ सिंगुलर वर्ब यूज़ होती है। क्लास के साथ भी आप यहाँ पे देख सकते हैं द क्लास हैज़, तो यहाँ पे भी सिंगुलर है, यानी कि क्लास के साथ हम सिंगुलर हेल्पिंग वर्ब यूज़ करेंगे। द गैंग ऑफ रॉबर्स, यहाँ पे भी वाज इन सिंगुलर। द क्राउड ऑफ पीपल गैदर्ड एट द, तो क्राउड जो है उसके बाद साथ भी सिंगुलर हेल्पिंग वर्ब यूज़ करते हैं।
कमेटी एट इट्स, तो इट्स किस लिए यूज़ हुआ है, सिंगुलर के लिए, यानी कि कमेटी के साथ भी सिंगुलर हेल्पिंग वर्ब यूज़ होगा। और क्रू जो है उसमें इन देयर यूनिफॉर्म, द क्रू ऑफ पाकिस्तान एयरफोर्स लुक्ड स्मार्ट इन देयर यूनिफॉर्म, तो यहाँ पे देयर यानी कि इसको एज अ प्लूरल दिया गया। नेक्स्ट वही यूज़ ऑफ मस्ट और मस्ट नॉट, जो आपको मैंने ऑलरेडी बता दिया कि मस्ट जहाँ पे हमने कोई ऑब्लिगेशन होता है हमारा, जन के जो काम हमने हर हाल में करना है, और मस्ट नॉट जो हमें नहीं करना चाहिए। फिल इन द ब्लैंक्स विद मस्ट और मस्ट नॉट, अब यहाँ पे कुछ यहाँ दिए गए हैं सेंटेंसेस, उसमें हमने मस्ट या मस्ट नॉट लगाना है। शी डैश ईट सो मच शुगर, तो अब खुद ही देख लें कि शुगर जो है वो हमें खानी चाहिए कि नहीं खानी चाहिए। नहीं खानी चाहिए, क्योंकि ये हमारी सेहत के लिए अच्छी नहीं होती, हाइजेनिक फूड नहीं है। तो यू मस्ट नॉट ईट सो मच शुगर। स्टूडेंट्स डैश पास एन एंट्रेंस एग्जामिनेशन टू स्टडी एट दिस स्कूल, अब स्कूल के लिए स्कूल में स्टडी करने के लिए, दाखिल होने के लिए स्टूडेंट्स को एंट्रेंस एग्जामिनेशन यानी कि जो दाखिले का टेस्ट होता है वो देना चाहिए कि नहीं देना चाहिए, पास करना चाहिए कि नहीं करना चाहिए। तो ऑब्वियसली उनको करना चाहिए, तो इधर आएगा स्टूडेंट्स मस्ट पास। यू डैश वॉच सो मच टेलीविज़न, यानी कि अब टेलीविज़न देखना चाहिए या नहीं देखना चाहिए। तो आप यहाँ से देखें कि टेलीविज़न देखना हमारी आई साइट के लिए वीक हो सकता है, तो यू मस्ट नॉट वॉच सो मच टेलीविज़न। ही डैश टेक सम मेडिसन फॉर दैट कफ, तो ही मस्ट टेक सम मेडिसन फॉर दैट कफ, यहाँ पे आप उसको डिजीज़ है यानी कि बीमार है तो डेफिनेटली मेडिसिन लेनी चाहिए। विजिटर्स डैश स्मोक, अब जो आप देख सकते हैं कि पार्क्स वगैरह में या उधर हॉस्पिटल्स वगैरह में जाएं तो वहाँ पे लिखा होता है डोंट स्मोकिंग, तो डेफिनेटली विजिटर्स जो हैं उनको भी स्मोकिंग नहीं करनी चाहिए, तो विजिटर्स मस्ट नॉट स्मोक। नेक्स्ट है मेक द प्रेजेंट इंडेफिनिट टू प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस सेंटेंस, तो जैसे मैंने आपको लेक्चर के स्टार्ट में बता दिया कि प्रेजेंट इंडेफिनिट जो है वो हमारी लाइक्स के लिए, डिसलाइक्स के लिए, टाइम टेबल के लिए, रूटीन के लिए यूज़ होता है। और सिमिलरली जो प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस होता है, एक तो ये कॉन्टिन्यूस यानी कि इनकम्प्लीट एक्शन होता है, और इनके टेम्परेरी एक्शन होता है, और इसमें हमारा जो है ना वो टाइम किस लिहाज से होता है, यानी कि दिस टाइम, एट द मोमेंट, एट प्रेजेंट, नाउ, या दिस ईयर, दिस मंथ, इसमें दिस के बाद कोई भी टाइम आएगा। यू डैश यू, और आगे उनको ब्रैकेट में लिखा हुआ है नॉट लाइक, यानी कि हमने बनाना है नेगेटिव यहाँ पे चॉकलेट। अब एक तो मैंने आपको दूसरी बात भी बताई कि जो हमारी एक्शन वर्ब्स होती हैं उनके साथ प्रेजेंट कंटिन्यूअस यूज़ होता है। तो यहाँ पे हम देख रहे हैं कि जब लाइक यानी कि किसी चीज़ को हम लाइक करते हैं तो वहाँ पे हमारा फिजिकल एक्शन कोई नहीं होता। चलिए एक्शन वर्ब से भी आप ये ले लें कि जब हम कोई फिजिकल काम करते हैं तो लाइक किसी चीज़ को लाइक करते हुए हमारा फिजिकल एक्शन नहीं होता, बल्कि यहाँ पे ब्रेन और हार्ट होता है। तो ये जो हमारी हैं ये सेंसेस है, जहाँ पे हमारी 5 सेंसेस यूज़ होती हैं, जिसका हमें दीज आर स्टैटिक वर्ब्स, और जो स्टैटिक वर्ब्स होती हैं उनमें प्रेजेंट इंडेफिनिट यूज़ होता है, प्रेजेंट कंटिन्यूअस यूज़ नहीं होता। तो यहाँ पे भी जो है लाइक, तो इसको हम बनाएंगे प्रेजेंट इंडेफिनिट। एक तो ये कि ये उसकी मतलब हैबिट है, दूसरा ये कि लाइक जो है प्रेजेंट कंटिन्यूअस में यूज़ नहीं हो सकता। दिस इज स्टैटिक वर्ब, तो स्टैटिक वर्ब जो है वो कंटिन्यूअस में यूज़ नहीं हो सकती। शी डैश ना स्टडी एट द मोमेंट, तो एट द मोमेंट जहाँ पे यूज़ हो वो प्रेजेंट कंटिन्यूअस होता है, तो शी इज़ नॉट स्टडिंग एट द मोमेंट। अब दूसरी बात ये कि मैंने कहा था कि जो प्रेजेंट कंटिन्यूअस है उसमें एक्शन वर्ब्स होती हैं। एक्शन वर्ब्स यानी कि जो हमारा कोई फिजिकल काम होता है जिसमें, तो लाइक अभी मैं अगर आपको टीचिंग बेशक मैं आपको बैठ के पढ़ा रही हूँ या खड़े होके, लेकिन इसमें मेरी साथ जो है वो ज़ुबान भी काम कर रही है, मेरे हैंड्स भी काम कर रहे हैं। तो
सिमिलर जब आप स्टडी कर रहे होते हैं तो ब्रेन के साथ साथ जो है ना वो आपका, अगर आप बोल के याद करते हैं कोई चीज़ तो आपका जो लाइक टंग है, जो ज़ुबान है वो आपके साथ काम कर रही होती है। अगर आप लिख रहे होते हैं कोई चीज़, आपके हैंड से साथ काम कर रहे होते हैं, तो फिज़िकली यहाँ पे काम हो रहा होता है। इसलिए ये एक्शन वर्ब भी है, और दूसरा ये कि इसके लास्ट पे टाइम भी आया है, एट द मोमेंट। नेक्स्ट है यहाँ पे दे डैश, उसमें ब्रैकेट है, यानी कि नॉट और ईट राइस एवरी डे। तो एवरी डे यानी कि रूटीन है। मैंने आपको बताया कि जो रूटीन होती है उसमें हम यूज़ करते हैं प्रेजेंट इंडेफिनिट को। तो ईट जो है बेशक ये फिज़िकल काम है, फिज़िकल एक्शन है, लेकिन इसके लास्ट पे यहाँ पे जो है रूटीन यानी कि एवरी डे यूज़ हुआ है, तो दैट्स वाई दिस इज़ अ प्रेजेंट इंडेफिनिट। द नेक्स्ट वन इज़ वी डैश नाउ। तो अगेन यहाँ पे नाउ जो है ये टाइम है। वी आर नॉट वर्किंग नाउ, यहाँ पे यूज़ होगा वी आर नॉट वर्किंग नाउ। इट डैश अलॉट हेयर। तो हेयर जो है ये यहाँ पे अब यानी कि अगर होता दिस टाइम या एट प्रेजेंट नाउ, तो फिर यहाँ पे हम यूज़ करते हैं कंटिन्यूस, लेकिन अभी आएगा इट रेन्स अलॉट हेयर। यहाँ पर बहुत ज़्यादा बारिश होती है। अगर आप इट इज़ रेनिंग अलॉट हेयर कर लें तो फिर भी ये आपका रॉन्ग नहीं होगा। आई गो डैश ऑन हॉलीडे टुमारो। टुमारो अब ये देखें ये फ्यूचर वर्क है, तो फ्यूचर एक्शंस के लिए भी हम प्रेजेंट कंटिन्यूअस को यूज़ कर लेते हैं। तो यहाँ पे आएगा आई एम गोइंग ऑन हॉलीडे टुमारो। तो टाइम भी यहाँ पे यूज़ हुआ है। दूसरा ये कि ये फ्यूचर वर्क है, लाइक मैं इतवार को अजायब घर जा रहा हूँ या रही हूँ। तो आई एम गोइंग, इतवार अब नेक्स्ट है, अगर तो प्रीवियस होगा फिर तो ये होगा ना मैं गया। तो नेक्स्ट संडे यानी कि फ्यूचर है, उसके लिए हम क्या यूज़ कर रहे हैं आई एम गोइंग टू म्यूज़ियम ऑन संडे। तो जब फ्यूचर टाइम होता है लाइक टुमारो है, और वहाँ पे हमारे पास फ्यूचर इंडेफिनिट ना हो या फ्यूचर कंटिन्यूस ना हो, तो वहाँ पे भी हम प्रेजेंट कंटिन्यूस यूज़ कर सकते हैं। नेक्स्ट यहाँ पे पंक्चुएशन है ऑन द ईव ऑफ द चाइनीज़ न्यू ईयर। ऑन का हम ओ कैपिटल करेंगे, ऑन द ईव ऑफ द चाइनीज़ न्यू ईयर, यहाँ पे कॉमा यूज़ करेंगे ईयर के आगे। इट इज़ कस्टमरी टू विजिट रिलेटिव्स एंड पार्टेक, रिलेटिव्स के बाद यहाँ पे एंड पार्टेक इन अ लार्ज डिनर। हाँ जी, तो इट इज़ कस्टमरी to visit relatives and partake in a large dinner where a number of specific foods are served। अब सर्व्ड पे यहाँ पे आपने फुल स्टॉप लगा देना है। उसके बाद है इट इज़ टिपिकल फॉर अ चाइनीज़ फैमिली टू मेक 8 to 9 डिशेस फॉर द न्यू ईयर ईव डिनर। इट इज़ टिपिकल फॉर द चाइनीज़ फैमिली। अब चाइनीज़ में सी आप कैपिटल करोगे क्योंकि वो चाइनीज़ प्रॉपर नाउन है। चाइनीज़ का सी आप कैपिटल करेंगे। फैमिली टू मेक 8 to 9 डिशेस फॉर द न्यू ईयर्स ईव डिनर। न्यू का एन कैपिटल, ईयर का वाई कैपिटल, और आर के बाद यहाँ पे आप लगाओगे एपस्ट्रोफी और उसके बाद आएगा एस। ईव का ई कैपिटल, डिनर बिकॉज इन चाइनीज़ का सी ऑलरेडी कैपिटल है। द वर्ड 8 मीन्स प्रॉस्पेरिटी। 8 को भी आप इन्वर्टेड कॉमर्स में लिखोगे, मीन्स प्रॉस्पेरिटी को भी इन्वर्टेड कॉमर्स में। एंड द वर्ड 9 मीन्स लॉन्ग लास्टिंग। 9 को भी आप इन्वर्टेड कॉमर्स में लिखोगे और लॉन्ग लास्टिंग को भी इन्वर्टेड कॉमर्स में, और लास्ट पे लगाओगे आप फुल स्टॉप। तो ये आपकी हो जाएगी प्रपोजिशन। नेक्स्ट यहाँ पे आपका यूज़ ऑफ हाइफन है। अब पहले तो आप ये समझ लें कि व्हाट इज़ हाइफन। हाइफन एक्चुअली एक छोटी सी डैश है जो उर्दू में आप जुमले के आखिर में लगाते हो, लेकिन इंग्लिश में इसका यूज़ कुछ और है।
Hyphens are used to divide words at the end of a line when the word can't fit on the remainder of the line. अब यानी कि समटाइम ऐसे होता है ना कि लिखते हुए इंग्लिश में कोई भी चीज़ लिखते हुए तो हमारी जो लाइन है वो थोड़ी सी रह जाती है, लेकिन हम कोशिश करते हैं कि यहाँ पे वर्ड फिट हो जाए, कंप्लीट हो जाए, क्योंकि अगर वो हम स्पेस स्किप कर देते हैं यानी कि उस जगह पे कुछ भी नहीं लिखते तो फिर भी वो बहुत हार्ड लगता है। तो ऐसे होता है कि हाफ वर्ड हम ऊपर लिख लेते हैं, हाफ नीचे लिख लेते हैं। तो वो जो हम लाइन लगाते हैं ना, यानी कि हाफ वर्ड ऊपर हाफ नेक्स्ट लाइन पे, तो दैट इज़ कॉल्ड हाइफन। अब हाइफन लगाने के भी वो डैश लगाने के भी कुछ रूल्स एंड रेगुलेशंस होते हैं। ये नहीं करना कि जहाँ पे मर्जी जो है ना एक स्पेलिंग लिख के, एक वर्ड है लाइक केयरफुल तो सी ऊपर लिख के तो बाकी जो है ना एयरफुल सारा वर्ड सारे स्पेलिंग जो है ना नेक्स्ट लाइन पे लिख दिए, इस तरह रॉन्ग हो जाएगा। आपके हाइफन्स के भी कुछ रूल्स एंड रेगुलेशंस होते हैं। लाइक फर्स्ट रूल है डिवाइड द वर्ड बिटवीन सिलेबल्स। इट मीन्स दैट वन सिलेबल वर्ड्स आर नेवर डिवाइडेड, यानी कि जो वन सिलेबल होते हैं, सिलेबल कहते हैं हिज्जों को, तो जो एक ही वॉइस में एक ही पंक्चुएशन में आ रहे होते हैं, एक ही सिलेबल में आ रहे होते हैं, उनका कभी भी हम हाइफन यूज़ नहीं कर सकते। लाइक स्पोर्ट्स, तो स्पोर्ट्स जो SPORTS स्पोर्ट्स जो है ये इनका हाइफन यूज़ नहीं होता, इनको हमने कंप्लीट या जिस भी लाइन में लिखना है इसको कंप्लीट लिखना है। अब नेक्स्ट है स्पोर्ट, SUPPORT, तो यहाँ पे भी सुपोर्ट हम नहीं लिख सकते, ठीक है, इसको हम लिखेंगे सपोर्ट, क्योंकि इसके 2 सिलेबल्स हैं और स्पोर्ट जो है वो SUP ये एक सिलेबल है और PORT सेकंड सिलेबल है। तो SUP के बाद हम जो है वो हाइफन यहाँ पे यूज़ करेंगे, फिर आगे नेक्स्ट लाइन पे हम PORT लिखेंगे। सेकंड है द हाइफन गोज़ एट द एंड ऑफ द फर्स्ट लाइन, तो ये फर्स्ट लाइन के एंड पे लगाना होता है, यानी कि जिस लाइन पे हम 2 या 3 स्पेलिंग्स लिख रहे हैं उस वहाँ पे लगाना होता है। जो नेक्स्ट लाइन स्टार्ट होती है उसके साथ ही नहीं लगाना। जैसे यहाँ पे देखें स्पोर्ट, तो SUP लिख के आगे आप नेक्स्ट लाइन पे जा रहे हैं, वहाँ पे हाइफन यूज़ कर रहे हैं, तो दैट विल बी रॉन्ग। आपने SUP जो है उसके साथ यहाँ पे हाइफन यूज़ करना है। नेक्स्ट यहाँ पे जो रूल नंबर 3 है, प्रीफिक्सेस एंड सुफिक्सेस में एक नेचुरल डिविजन्स। जो प्रीफिक्सेस होते हैं और सुफिक्सेस होते हैं उनके तो ऑलरेडी जो है वो हाइफन्स होते हैं। लाइक इंटरनेशनल, दैट विल बी रॉन्ग। इंटर और नेशनल, इंटर जो है ये इसका प्रीफिक्स है, यानी कि लाह का है, सॉरी साब का है, और नेशनल जो है ये रूट वर्ड है। तो इंटरनेशनल, ये इंटर के बाद ही हाइफन यूज़ हो सकता है। अगर हम इंटर के साथ एन ऊपर लगा गए तो एन के बाद हाइफन यूज़ करें और नीचे लिखने एशनल, तो दैट विल बी रॉन्ग। अगर रूल नंबर 4 है डू नॉट डिवाइड प्रॉपर नाउन्स और एडजेक्टिव्स। अब जो प्रॉपर नाउन्स होते हैं या एडजेक्टिव्स होती हैं उनके दरमियान कभी भी हाइफन यूज़ ना करें। लाइक पाकिस्तान, पाकिस्तान इज़ प्रॉपर नाउन। पाकिस्तान, सियालकोट, अलाइड स्कूल, दीज आर प्रॉपर नाउन्स। प्रॉपर नाउन्स क्या होते हैं? नेम ऑफ पर्सन, प्लेस और थिंग। जस्ट जो पर्सन, प्लेस और थिंग होती है, लाइक स्कूल, स्कूल इज़ कॉमन नाउन, लेकिन जब हम किसी स्कूल का नाम लेंगे लाइक अलाइड स्कूल, तो दैट इज़ प्रॉपर नाउन। सिमिलरली कंट्री, कंट्री कोई भी हो सकता है, दैट इज़ कॉमन नाउन। लेकिन जब हम स्पेसिफाई करके कहते हैं कि पाकिस्तान, तो पाकिस्तान जो है वो पूरी दुनिया में एक ही है, तो पाकिस्तान इज़ प्रॉपर नाउन। तो प्रॉपर नाउन के साथ हम जो है वो हाइफन यूज़ नहीं कर सकते। लाइक सेकंड थिंग इज़ एडजेक्टिव, एडजेक्टिव ब्यूटीफुल या फिर उसके बाद क्लेवर, तो यहाँ पे भी हम जो है वो एडजेक्टिव में भी हाइफन यूज़ नहीं करते। अगर हम करते हैं तो वो हमारा रॉन्ग होता है, क्योंकि हमें आदत हो गई हुई है ना जहाँ पे मर्जी जैसे मर्जी लिख देना। There should be at least 2 letters plus the hyphen on the first line and 3 letters on the second। यानी कि जब हमने हाइफन यूज़ करना है तो एटलीस्ट 2 लेटर्स के साथ, अब यहाँ पे देखें S है और इसके साथ हाइफन लगा दिया हुआ है, दैट इज़ रॉन्ग। अब यहाँ पे एटलीस्ट SU और उसके बाद SU सु
लेकिन सिलेबल भी एक होना चाहिए। तो SUP सपोजिटली, तो SUP ऊपर है, POSEDLY पोजिटली, यानी कि ऊपर एक सिलेबल कंप्लीट होना चाहिए। अगर हम सिलेबल कंप्लीट नहीं करते, हाइफन लगा देते हैं, तो दैट विल बी रॉन्ग। और अगर 2 से वही ना कि जब हमारा सिलेबल कंप्लीट होगा तो फिर ही 2 या 2 से ज़्यादा जो है ना वो वर्ड्स ऊपर, लेटर्स ऊपर होंगे और इसके साथ हाइफन जो है वही फर्स्ट लाइन के साथ लगाना है, नीचे लगाएंगे तो गलत हो जाएगा। हाइफन्स के रूल्स क्या हैं कि मैं आपको यहाँ पे ही जो है ना वो हम 6 के 6 रूल जो हैं, चलिए अभी 6 वाला देख लेते हैं, फिर इनको एक दफ़ा हम वाइंड अप कर लेते हैं। डिवाइड हाइफिनेटेड वर्ड्स यूजिंग द हाइफन ऑलरेडी इन द वर्ड, यानी कि अगर किसी वर्ड में ऑलरेडी हाइफन है तो फिर उसको उसी के मुताबिक यूज़ करना है। लाइक मदर इन लॉ में तो ऑलरेडी मदर के बाद हाइफन यूज़ होता है, फिर इन के बाद हाइफन यूज़ होता है। तो अगर हम यहाँ पे मड यानी कि MOTH लिख के तो उसके बाद हाइफन यूज़ कर लेते हैं, फिर ER के बाद हाइफन यूज़ कर लेते हैं, फिर IN के बाद हाइफन यूज़ कर लेते हैं, तो डैट विल बी रॉन्ग। ये ऐसे नहीं होना चाहिए। ये सारा कुछ किसके मतलब है, कुछ थोड़ी सी न्यू चीज़ है, इसलिए मैं आपको दोबारा से रिपीट कर दूं कि दैट इज़ हाइफन किसे कहते हैं। एक लाइक हम कुछ लिखते हुए ये यहाँ पे पहुँच गए हैं और अभी हमारा जो वर्ड है वो कंप्लीट नहीं हुआ, तो हम क्या करेंगे, यहाँ पे डैश लगा देंगे थोड़ी सी, और उसके बाद यहाँ से वर्ड जो है ना वो बाकी जो उसके लेटर्स हैं या स्पेलिंग्स हैं वो लिख लेंगे। तो इसको हम कहते हैं हाइफन का फर्स्ट रूल तो ये है कि जो 1 सिलेबल वर्ड्स होते हैं उनमें हाइफन यूज़ नहीं होता। लाइक यहाँ पे स्पोर्ट है, उनमें हाइफन यूज़ नहीं होता। सेकेंड इसका रूल ये है कि हाइफन जो है वो फर्स्ट लाइन के लास्ट पे यूज़ करते हैं, ना कि सेकंड लाइन के फर्स्ट में। फर्स्ट लाइन जो है उसके लास्ट पे यूज़ करना है। थर्ड रूल ये है कि जो प्रीफिक्सेस और सफिक्सेस हैं उनके जो हाइफन है वो ऑलरेडी जो हाइफन लगे होते हैं उन्हीं के मुताबिक यूज़ करना होता है। लाइक इंटरनेशनल जो है तो ये प्रीफिक्स के बाद आएगा, इंटर के बाद। इसी तरह अगर डिसेबल्ड है तो वो डिस के बाद यूज़ होगा हाइफन। फोर्थ वन रूल ये है कि प्रॉपर नाउन और एडजेक्टिव्स के साथ आपने हाइफन यूज़ नहीं करना। फिफ्थ वन ये है कि हाइफन यूज़ करते हुए जो फर्स्ट लाइन है उसके ऊपर 2 या 2 से ज़्यादा जो है ना आपके लेटर्स होने चाहिए। सिक्स्थ वन रूल ये है कि जो हाइफिनेटेड वर्ड्स होते हैं जिनको आपने हाइफन ऑलरेडी जिनमें हाइफन यूज़, यानी कि लाइक यहाँ पे देखें ऑलरेडी मदर इन लॉ में, सिस्टर इन लॉ में, यहाँ पे जो है ना वो ऑलरेडी हाइफन यूज़ होता है। तो जिन वर्ड्स में ऑलरेडी हाइफन यूज़ होता है उनको आप अगेन यानी कि वहाँ पे कोई भी चेंजिंग नहीं कर सकते, उसी तरह उनको यूज़ करना होता है। तो ये आज हमने जो एक्सरसाइज है लाइक एक्सरसाइज ऑफ चाइनीज़ न्यू ईयर कंप्लीट यहाँ पे सॉल्व की है। तो यही आपका आज का लेक्चर है। आपने इसको अपनी बुक्स पे सॉल्व करके तो इसकी जो पिक्स है वो ग्रुप में सेंड कर देनी है। ओके, अल्लाह हाफिज़।